साल 2005 जब इंडिया में ई टेक नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब एक लड़के ने ये सोच लिया था कि वो टेक के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल के रख देगा। बायजूस रविंद्रन, जिन्होंने अपनी क्लास की शुरुआत एक छोटे से कमरे से की थी, लेकिन उनकी सोच और टीचरों की तरह नहीं थी कि सिर्फ पढ़ाया और घर चले गए, बल्कि उनके दिमाग में तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि मैथ्स को बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग बनाना है। उनके दिमाग में तो एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग थी। उनके दिमाग में अलग अलग लेवल के आइडियाज आ रहे थे, लेकिन वो उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आप खुद ही सोचो, साल 2007 में लोगों के पास स्मार्टफोन ना के बराबर थे और इंटरनेट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और उस टाइम अपने दिमाग में ये आइडिया जनरेट करना कि मैं पूरे इंडिया के लोगों को पढ़ाऊंगा, ये तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। एक दिन वो सोचते हैं कि इंडिया से ये रट्टा वाला सिस्टम को हटाना है और पॉलिश्ड लर्निंग सारे स्टूडेंट को देनी है। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, क्योंकि हर कोई मनी हिस्ट का प्रोफेसर थोड़ी होता है कि किसी भी प्लान को आराम से एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर का रोल उनकी बीवी अदा करती है। साल 2011 दिव्या गोकुलनाथ ने बायजूस के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम वो थिंक एंड प्राइवेट लिमिटेड रखती हैं। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, क्योंकि यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा था, बल्कि उन्हें मोटिवेट किया जा रहा था कि आप मैथ को बिना रटे कैसे ट्रिक के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज स्टूडेंट्स के लिए ऐसी थी जैसे उन्हें सोने पे सुहागा मिल गया हो। पहले तो बायजूस का हेडक्वार्टर सिर्फ बेंगलुरु में था, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले मुंबई, पुणे, चेन्नई और फिर दिल्ली जैसे शहर में भी ये पहुंच जाते हैं। पढ़ाई इतनी ज्यादा अच्छी थी कि स्टूडेंट लगातार बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि एक सेशन में 1000 से 2000 स्टूडेंट रहते थे। यहाँ तक तो सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आने वाली थी। 2012-13 तक इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो था। इसी वजह से बायजूस हर जगह नहीं पहुंच पा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायजूस ने अपना SD कार्ड लॉन्च किया, जिसके लिए स्टूडेंट पे करता था और बायजूस उन्हें टैबलेट देता था, जिसमें पहले से सारी पढ़ाई के लेक्चर अपलोडेड होते थे, जिससे इंटरनेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप खुद ही सोचो, जहाँ एक स्टूडेंट 2 घंटा कोचिंग में बोर होकर पढ़ता था, वही स्टूडेंट अब घर पे टैबलेट में आराम से 2 घंटा इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स के लिए तो ये ऐसा था जैसे ड्रीम कम्स ट्रू, और यही था बायजूस का मास्टर स्ट्रोक प्लान। और इसी प्लान ने बायजूस को और लोगों से अलग बनाया। अभी तक तो बायजूस सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट को टारगेट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ से गेम पूरा चेंज होने वाला था। साल 2015-16 के बीच स्मार्टफोन हर घर तक पहुँच गया, हर लोगों के हाथ में मोबाइल रहने लगा, और इंटरनेट भी इस वक्त तक सस्ता हो गया था। और बायजूस इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था, जिसके बाद बायजूस ने लॉन्च किया अपना बायजूस लर्निंग ऐप। अब आप खुद ही सोचो, जहाँ एक स्टूडेंट बुक से पढ़ता था, अब वो एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू उसी चीज को प्रैक्टिकली समझ भी सकता है। तो स्टूडेंट किस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा? जाहिर सी बात है, एनिमेटेड वीडियोस में। जिसके बाद बायजूस लर्निंग ऐप के डाउनलोड बहुत तेजी से बढ़ने लगे और लोगों का ट्रस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ। और जब आपका प्रोडक्ट मजबूत हो तो पैसे ऑटोमेटिकली आते हैं, और यही हुआ बायजूस के केस में भी। साल 2016 में बायजूस को अपना पहला इन्वेस्टर मिल गया, सिकोविया कैपिटल। और फिर क्या था, बायजूस लगातार बढ़ता गया, फंडिंग आती गई और बायजूस एक ब्रांड बन गया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब बायजूस के टक्कर का तो कोई नहीं है। लेकिन उसी टाइम आया कोविड-19 साल 2019, जिसने सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सबको बंद करा दिया। जिसके बाद सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक में थे कि अब उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और इस बात का बायजूस ने सबसे ज्यादा एडवांटेज उठाया। कोविड-19 में ऑनलाइन पढ़ाई का बूम आया, जिससे बायजूस लर्निंग ऐप के डाउनलोड मिलियंस में हो गए। यूजर्स रॉकेट की तरह बढ़ने लगे और रेवेन्यू भी 5000 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब समझ रहे हो, कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही थी बल्कि ब्लास्ट कर रही थी। बायजूस बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा था, इतना स्पीड से कि उसने कंपनी खरीदना स्टार्ट कर दिया और ये सोच लिया कि अब उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। जिसके बाद उन्होंने लगातार कंपनीज खरीदी। साल 2022 तक उन्होंने 17 कंपनियां खरीद ली, जिसमें उन्होंने लगभग $3 बिलियन इन्वेस्ट किया। जिसमें से इनकी कुछ खास बड़ी डील थी, व्हाइट हॉट जूनियर जो कोडिंग के लिए यूज होती थी, आकाश एजुकेशनल सर्विस जो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कॉम्बो था, एपिक जो किड्स डिजिटल लाइब्रेरी था, ग्रेट लर्निंग जो हायर एजुकेशन के लिए था, और टॉपर, ऑस्मो, टिंकर जैसी कई कंपनीज को अक्वायर किया। बायजूस इतना ज्यादा ग्रोथ कर गया था कि उन्होंने सोच लिया था कि वो एक ओमनी चैनल एम्पायर खड़ा करेंगे, जिसका मतलब था कि वो ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी, बच्चों को भी पढ़ाएंगे और प्रोफेशनल को भी, और इंडिया में भी पढ़ाएंगे और ग्लोबली भी। अब यहाँ तक आते आते बायजूस ने ये समझ लिया था कि अब इनकी टक्कर का कोई नहीं है, अब पूरी दुनिया पे इन्हीं का राज है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही कदम उन्हें आसमान से सीधा जमीन पे पटकेगा। साल 2022 में बायजूस अपने पीक पे था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनका साथ दे रहे थे, और यहाँ तक आते आते बायजूस को ये आम कंपनी नहीं रही थी बल्कि एक नेक्स्ट लेवल ब्रांड बन गई थी। इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर में इंडिया के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान और फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर मेसी को शामिल किया। यहाँ तक कि उन्होंने साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बायजूस कितना बड़ा ब्रांड बन चुका था। मतलब एक एजुकेशनल कंपनी स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से भी बड़ा ब्रांड बन चुका था। लेकिन क्या ये ग्रोथ हमेशा के लिए रहने वाली थी? क्योंकि जब कंपनीज ग्रोथ कर जाती हैं तब एक ऐसा फेज भी आता है जब उनका डाउनफॉल आता है, और यही हुआ बायजूस के साथ। बायजूस ने तरक्की तो बहुत हासिल कर ली थी, लेकिन आने वाले तूफान के लिए वो तैयार नहीं थे, और यहीं से शुरू होता है बायजूस का डाउनफॉल। 2022 तक तो सब ठीक चल रहा था। बायजूस इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि इसकी वैल्यूएशन
22 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट, जिसने बायजूस को पलट के रख दिया। देखो साल 2021 में बायजूस ने 1.2 बिलियन डॉलर का एक लोन लिया था। उस टाइम सबको लगा था कि ये कंपनी की ग्रोथ के लिए है, लेकिन 2023 और 24 में कंपनी डिफॉल्ट कर गई। अब लेंडर्स जो थे वो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने लगे और लीगल एक्शंस लेने लगे। अब तक तो ये सारी चीजें कंपनी अंदर अंदर रख रही थी, लेकिन इस स्टेप से सारी बात जनता तक पहुंच गई। पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा कंप्लेन आई कि सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिक ऐड हो जा रहा है, रिफंड लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है, और बायजूस की तरफ से उन्हें बार बार कॉल आ रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। जिसके बाद बायजूस के खिलाफ केस भी फाइल होने लगे, जिससे कंपनी की पूरी इज्जत खराब हो गई। कंपनी डूबती जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ा था, हैवी एड्स रन करना, जो अभी सीखो कर रहा है, सेलिब्रिटी एड, बिग इवेंट्स और प्रीमियम ब्रांडिंग जैसे काम। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट ही खराब हो तो क्यों ही आपका कोई प्रोडक्ट लेगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जिस कोल्ड ड्रिंक, जिस पान मसाला का वो ऐड कर रहे हैं उसको वो कभी छूते तक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हीरोइज्म बहुत ज्यादा है कि अगर कोई चीज बाहर से देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, भले ही अंदर से वो सड़ी हुई हो, तो लोग उसको जरूर खरीदेंगे। और यहाँ तक बायजूस का भी यही हाल था कि वो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, एड्स में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब साल 2024 आते आते बायजूस का ये हाल हो गया था कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे सबको हटा दिया गया और बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाके कंपनी में बैठाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया ने भी ये क्लेम किया कि उनका 158 करोड़ ड्यू है। और बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, बल्कि बायजूस ने यूएस में भी एक कंपनी बना रखी थी, जिसपे ये एलिगेशंस लगाया गया कि 533 करोड़ का फंड इधर उधर किया गया है। और अब बात जनता से निकलकर कोर्ट तक पहुंच गई। और यहीं पे आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। नवंबर 2025 में कोर्ट ने सारे डैमेज पार्ट को रिवर्स कर दिया। अभी हम साल 2026 में अगर बायजूस की बात करें तो बायजूस का ये हाल है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कंपनी के फाउंडर्स के पास खुद कंपनी का कंट्रोल नहीं है, और अगर कहीं से किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया और पैसे आते भी हैं तो वो सारे पैसे लोन को चुकाने में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपनीज का डाउनफॉल आता है तो वो धीरे धीरे लॉस में जाती हैं, लेकिन बायजूस के साथ ऐसा नहीं था। बायजूस अचानक से डाउनफॉल में आ गया। साल 2023 लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो गया, सारे कॉलेजेस, स्कूल और कोचिंग्स रीओपन हो गए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या बायजूस के पास इसके लिए कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान नहीं था, या फिर क्या बायजूस एकदम अनलकी था, या बायजूस के इस डाउनफॉल के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है। देखो बात को समझो, लॉकडाउन के टाइम पे जो बायजूस को ग्रोथ मिली थी वो ग्रोथ रियल ग्रोथ नहीं थी, बल्कि वो फोर्स ग्रोथ थी, क्योंकि पेरेंट्स के पास ऑनलाइन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और जैसे ही स्कूल कॉलेज ओपन हो गए तो पेरेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। और यहीं पे बायजूस ने गलती की कि वो ओवर डिपेंडेंट हो गए थे ऑनलाइन के ऊपर। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो कोई रील वायरल हुई और वो ट्रेंड में आ गई, तो सारे लोग सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करते हैं और उनकी भी रील वायरल होती है। लेकिन जब वो ट्रेंड ही खत्म हो जाता है तो फिर बाद में आप उस पर वीडियो बनाते रहो, वो रील वायरल नहीं होगी। सेम यही चीज हुई बायजूस के साथ। कंपनी ट्रेंड के साथ चल रही थी और जैसे ही वो ट्रेंड खत्म हुआ कंपनी का डाउनफॉल चालू हो गया। जिसके बाद जब फाइनल ईयर 2022 का बायजूस का रेवेन्यू आता है तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। 8,245 करोड़ का लॉस हुआ। मतलब कंपनी अब कमा कम रही थी और स्पेंड ज्यादा कर रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैश बर्न आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अब देखो लॉस के बाद क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती थी वो डिले होने लगी। इससे कंपनी पे बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे, जिससे साल 2023 में कंपनी के सीए ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। जब उनसे इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं। अब बताओ, जब ग्लोबल ऑडिट ही बोल दे कि कंपनी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो कंपनी का ट्रस्ट टूटेगा कि नहीं। यहीं से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी टूटना चालू होता है और वो बोर्ड से एग्जिट लेने लगते हैं और कंपनी की वैल्यूएशन एकदम अचानक से गिरने लगती है। एग्जांपल के लिए पोरस ने अपनी इन्वेस्टिंग वापस ली, जिसकी वैल्यूएशन 5.1 बिलियन डॉलर थी। जरा सोचो, 22 बिलियन डॉलर की कंपनी से 5.1 बिलियन डॉलर अचानक से कट गया तो कंपनी क्रैश करेगी या नहीं। अब देखो, बायजूस के साथ सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी, कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ज्यादा गड़बड़ था। जैसे डिले रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंसी का लैक, फाउंडर सेंट्रिक डिसीजंस, यानी एक कंपनी में प्रॉपर तरीके से कोई काम ही नहीं चल पा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो कंपनी कल 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की थी आज ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई है। बायजूस का डाउनफॉल हो गया ये तो अफसोस की बात है ही, लेकिन इसके साथ ही 10,000 एम्प्लॉयज को पे ऑफ करना पड़ा। पेरेंट्स हर्ट हुए, स्टूडेंट डिस्टर्ब कर गए, इससे पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल कर रह गया। देखो, अगर हम बायजूस के डाउनफॉल की बात करें तो उसका सिर्फ एक रीजन नहीं था, उसके कई रीजन थे। जैसे बायजूस के ऊपर गवर्नमेंट का इशू था, कोविड के बाद जो मार्केट शिफ्ट हुई बायजूस ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, और सबसे बड़ी चीज लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करके नहीं रख पाई। कभी कभी कंपनीज एक बड़े मिस्टेक से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे मिस्टेक्स को इग्नोर करने से डाउनफॉल तक आ जाती है। और अगर यहाँ तक आते आते आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या बायजूस अब कमबैक कर पाएगा, तो देखो बायजूस का डाउनफॉल आइसोलेटेड नहीं
नहीं था, बल्कि इसका असर पूरे इकोसिस्टम पे पड़ा, जैसे पूरे इन्वेस्टर्स पर, स्टूडेंट्स पर, पेरेंट्स पर और गवर्नमेंट पर। आप खुद ही देखो, यहाँ पे बायजूस है जो ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच गई है, और सेम वही एजुकेशनल पर्पस की कंपनी जो आज लगभग 100 करोड़ कमा रही है। इसका रीजन क्या है? बायजूस बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यू ने अपनी ग्रोथ को एकदम मेंटेन करके रखा। देखो, आसान लफ्जों में कहें तो अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें करना चाहो तो शायद आप एक भी ना कर पाओ, लेकिन अगर आप किसी एक चीज के पीछे कंसिस्टेंटली लगे रहो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप उसमें सक्सेस पाओगे। देखो, ड्रीम से एम्पायर बनता है, और एम्पायर को सस्टेन रखने के लिए चाहिए अकाउंटेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और डिसिप्लिन। बायजूस की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी कहानी हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स और हर एक इन्वेस्टर के लिए एक सबक है। सक्सेस बहुत ज्यादा लाउड होता है, लेकिन जो उसके लेसन्स होते हैं वो बहुत साइलेंट होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।